नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। हल्द्वानी में अवैध ढांचे को हटाने के विरोध में जो आगजनी, उपद्रव और हिंसा हुई, क्या यह सब कुछ एक सुनियोजित साजिश थी? क्या हल्द्वानी में हुई हिंसा की कहानी कट्टरपंथियों ने लिखी, जैसा कि बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कट्टरपंथी संगठनों का हाथ हो सकता है? और एक सवाल यह भी है, क्या धामी सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाई तो अतिक्रमण हटाने के विरोध के बहाने यह सब हुआ? दरअसल कल कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम बनभूलपुरा, नाम याद करिए, बनभूलपुरा में एक अवैध ढांचे को हटाने गई थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की, पेट्रोल बम हमला किया और थाने तक को फूंक दिया। और इसके बाद से हल्द्वानी में तनाव बरकरार है। आज स्कूल, दुकान, प्रतिष्ठान सब बंद है और इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको देखना बहुत जरूरी। पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी की हैं, जहां बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर वहां के लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की, थाने को आग के हवाले कर दिया गया। सड़क पर मौजूद कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। प्रशासन के मुताबिक उपद्रवियों ने अतिक्रमण हटाने के विरोध में घरों की छतों से पत्थर बरसाए, थाने पर पेट्रोल बम से हमला किया, पुलिस के साथ साथ पत्रकारों पर भी अटैक किया गया। दरअसल बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम उसे हटाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस को इस बात का अंदेशा नहीं था कि वहां मौजूद लोग पहले से ही हमले की तैयारी करके बैठे हैं। 30 जनवरी को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस दिया था। तब छतों पर कोई पत्थर मौजूद नहीं थे। प्रशासन ने साफ कहा कि अतिक्रमण जहां किया गया था वहां पर 2 स्ट्रक्चर हैं जो कहीं भी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर नहीं है और न ही किसी तरह से मान्यता प्राप्त है। कथित तौर पर उस जगह को मलिक का बगीचा कहा जाता है। इसका बैकग्राउंड ये है कि 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था। उपद्रवियों के इस हमले में कुछ लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 के करीब लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन का साफ कहना है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कर्फ्यू कल लगाया गया था, उससे मैं समझता हूं काफ़ी हद तक स्थिति नियंत्रण में आ गई है। अब इसके बाद जो हमें पुलिस की कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया, लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो हमारा NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कल हुई इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल की इस वारदात के बाद आज हल्द्वानी में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी दुकानें और स्कूल बंद हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। दंगाइयों को सीधे गोली मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हल्द्वानी की इस घटना में जिम्मेदार कौन है? क्या दंगाइयों ने पहले से प्लानिंग कर पुलिस की टीम पर हमला किया? क्या ये उत्तराखंड में आए समान नागरिक संहिता के विरोध में की गई आगजनी है? अतिक्रमण हटाना क्या सिर्फ एक बहाना है?
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखिए, सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं और सवाल बीजेपी ने भी खड़े किए हैं। हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद बीजेपी नेताओं का आरोप है कि इसमें कट्टरपंथी संगठनों का हाथ हो सकता है। सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की तैयारी थी इन अराजक तत्वों की, छतों के ऊपर पत्थर इकट्ठा थे, पेट्रोल बम इन लोगों ने बना के रखे थे, इसकी कोई जरूर इसके पीछे कोई साजिश थी। ये जो सुनियोजित घटना हुई है, थाने पर हमला होना, पुलिस जनों पर हमला करना, आगजनी करना, कहीं ना कहीं इसमें किसी कट्टरपंथी संगठन का रोल अवश्य आएगा। अराजकता करने वाले लोग कभी कभी अपना सर उठाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी सरकार में जीरो टॉलरेंस है हिंसा के प्रति, अराजकता के प्रति और सांप्रदायिकता के प्रति। अन्याय किसी के साथ नहीं है, लेकिन जो कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून बीजेपी सरकार में दंड देना जानता है और एक पीढ़ी नहीं 3-3 पीढ़ी दंड को याद रखेगी। बयान आपने सुन लिए, प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में दीप्ति रावत भारद्वाज, प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ी हुई हैं, विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कानून व्यवस्था के बारे में बेहतर जानकारी देंगे। साध्वी प्रज्ञा भारती जी हिंदू धर्मगुरु हैं, लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से और सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीप्ति रावत, क्या आपको भी लगता है कि इसके पीछे कट्टरपंथियों का हाथ है? देखिए, मैं आपसे नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि बहुत ही खेदपूर्ण है ये घटना, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और यहाँ पर हम अपने संविधान को, अपने लॉ एंड ऑर्डर को और अपनी कोर्ट को सबसे उच्च पद पर लेते हैं और उनको मानते हैं। ये कोई किसी का पर्सनल ऑर्डर नहीं था, कोर्ट का ऑर्डर था। कोर्ट के ऑर्डर पे, निर्देश पे ये जो डिमोलिशन ड्राइव थी ये वहां चल रही थी। सरकारी पूरा महकमा वहां मौजूद था जो इस डिमोलिशन ड्राइव को करेगा, लेकिन ये प्री प्लान तरीके से। देखिए, कभी कोई अगर चीज होती है जो उसी वक्त अगर होती है और पुलिस ने और जो भी वहां अधिकारी लोग मौजूद थे उस ड्राइव में, उन्होंने किसी को भी इंस्टिगेट नहीं किया, किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई भड़केगा। लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको लागू करा उन्होंने और वहां पे उस ड्राइव को शुरू किया। और करने से ये पता लगा कि वहां पर पहले से ही इस बात की प्री प्लानिंग थी कि कैसे वहां पर जो पुलिसकर्मी आएंगे, बाद में पीएससी भी वहां पर जो अधिकारी थे उसके डिमोलिशन ड्राइव में जो मौजूद थे, उन सब पे कैसे अटैक होगा, कैसे उस अटैक को करना है, पत्थरों से करना है, बाद में आपकी पेट्रोल की उन बॉटल से करना है, किस तरीके से करना है, ये सब पहले से प्री प्लान था। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक प्लानिंग मौजूद है जिसमें कि जरूर जो एक्सट्रीमिस्ट है वो जरूर इसमें इन्वॉल्व है, उसके बिना ये हो नहीं सकता। एक्सट्रीमिस्ट जरूर इसमें इन्वॉल्व हैं। विक्रम सिंह जी, ऐसी परिस्थितियां शायद आपने कई बार देखी होंगी, आपने हैंडल भी की होंगी, आपने वहां पर कानून व्यवस्था को वापस मेंटेन भी करवाया होगा। जरा ये बताइए, कोर्ट का ऑर्डर लेकर पुलिस जाती है वहां पर उसे लागू करवाने और अचानक पहले से तैयारी में ये सब हो जाता है। महिला पुलिसकर्मियों की हालत आप देखिए कैसी हो गई है। तो ये कौन कर सकता है और ये क्या पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी? इस पूरे घटनाक्रम को देखते आपका नजरिया। हिमांशु जी, मैं एसएसपी नैनीताल 3 वर्षों तक रहा हूं। बनभूलपुरा मोहल्ला मेरा जाना हुआ है और मैं बताना चाहूंगा, वंदना सिंह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बयान को गौर से सुने कि पहले छतों के ऊपर ईंट नहीं थे, ड्रोन फ्लाइट के बाद छतों पे ईंट दिखाई पड़े। जिस तरीके से जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर से उनसे पेट्रोल और डीजल निकाल करके स्मोक लाइटर्स बना के उनके पेट्रोल पंप बनाए गए। आपसे अगर मैं कहूं, बड़े प्रबुद्ध है, कोई पेट्रोल पंप बना सकता है? आपको ABCD नहीं मालूम है पेट्रोल पंप कैसे बनता है? पेट्रोल पंप बना करके फेंका कैसे जाता है? ये सुनियोजित नहीं तो और क्या है? आपको मालूम है पेट्रोल पंप कैसे बनता है, पत्थर कैसे इकट्ठा किया जाता है, पेट्रोल पंप फेंका कैसे जाता है, जलाने के बाद, पलीते के बाद। ये सब जानकारी के बाद ये स्पष्ट है, जैसे दिल्ली राइट सुनियोजित था वैसे ही ये भी दंगा सुनियोजित है। एक चीज और, आज से 20 साल पहले वहां पर 1000 की जनसंख्या थी, आज वहां पर 1 लाख की जनसंख्या है। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके हम सब की जो छाती पे मूंग दल रहे हैं, देश के ऊपर ये बोझ हैं और इनको जिन्होंने ला के बसाया है राजनेताओं ने, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि देवभूमि की पवित्र भूमि को किसने अपवित्र किया, इन नाजायज बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को ला के बसाया। ये पूरा जो मोडस ऑपरेंडाई है हिमांशु जी, ये स्पष्ट दिखाता है रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों के आपराधिक तत्व, ये फुटप्रिंट बिल्कुल बराबर है। और मुझे कहने की बात नहीं है, विद्वान पैनलिस्ट आपके सामने है, मेरा किसी के ऊपर आरोप लगाने का काम नहीं है।
लेकिन आज आप किच्छा से चलिए लाल कुआं तक, पूरे दोनों तरफ ट्रैक के आपको नाजायज बांग्लादेशी मिल जाएंगे। मैंने तो नहीं बसाया, जिसने बसाया है तो आप उसका उत्तर दें, और जिन्होंने बसाया है उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो अपराधियों को शरण देने का काम किया है। लोकेश जिंदल जी, ये हालात यहां पर बन गए, पहले से तैयारी के साथ वहां पर हमला कर दिया गया, क्या कहेंगे? कौन थे, कैसे बसे यहां पर ये लोग? देखिए, सर्वप्रथम तो ऐसी कोई भी कार्रवाई जब पुलिस करती है, प्रशासन करती है, उस समय प्रशासन को अनुमान तो लग जाता है कि ऐसी कार्रवाई के बाद एक सामाजिक दंगा होने की आशंका है या फिर होने की संभावना है। तो उसके अनुसार एक तरह की प्रिपेयर्डनेस जो है प्रशासन को रखनी चाहिए। एक तरह से प्रशासन को अनुमान लगना चाहिए, एक स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जिसका कार्य होता है किसी भी प्रकार की इस तरह की घटना के लिए मिटिगेशन क्राइसिस के तौर पर प्रिपेयर्डनेस रहने की। तो इसमें प्रशासन का एक फेलियर था, प्रशासन को सशक्त रहना चाहिए था और ऐसे जो भी दंगाई हैं इनको डिटेन कर लेना चाहिए था पहले ही। और दूसरी बात अगर मैं कहता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं डीजीपी साहब कि जो है अवैध निर्माण और अवैध लोग अगर आके बसते हैं तो उससे सुरक्षा को इसका बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो इसी तो प्रशासन की आवश्यकता है। देख रहे हैं इतने सालों से भाजपा की सरकार है, उन्होंने क्या कदम उठाए इन सभी जो अवैध निर्माण हुए हैं या किसी भी प्रकार का जो सेटलमेंट हो रखा है, या तो उन्हें बतौर कहीं पर रिहेबिलिटेट या रिलोकेट किया जाए या फिर किसी प्रकार का प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से कि जो व्यक्ति सब कुछ, जो नागरिक जो अपने घर में रह रहा है उसकी भी प्रॉपर्टी को नुकसान जा रहा है, इसमें प्रशासन का ये मैं फेलियर मानूंगा। मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले विक्रम सिंह जी ने भी बताया कि 23 जनवरी का पहले एक फुटेज वहां पर दिखाया, ड्रोन फुटेज, छत खाली है, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल। और देवभूमि तो शांति वाली जगह कही जाती है कि जहां पर लोग शांति और प्रेम के साथ रहते हैं, वहां पर इतना पुलिस बल जाता है, पूरी तैयारी के साथ जाता है। उन्हें क्या पता था कि वहां पर पहले से ही तैयारी करके बैठे लोग बाग? जब्बार साहब, इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये लोकेश जिंदल जी ही हैं। अगर वहां पर जो ये बोल रहे हैं, जो ये बड़े उससे आज बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को पहले से तैयारी में जाना चाहिए, तो पुलिस प्रशासन तो तैयारी से ही गया था। हाँ। लेकिन दंगाई वहां पर मौजूद होंगे, अगर उनके ऊपर पहले से ही कोई कार्रवाई की जाती तो ये कहते कि बिना कुछ करे, बिना कुछ जाने यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जो उत्तराखंड की सरकार है वो यहाँ पर माइनॉरिटीज को परेशान करने का काम कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। ये इन्हीं के ये शब्द होने और आज जब ये घटना हो गई उसके बाद ये प्रशासन को बोल रहे हैं, तो ये अपने डबल स्टैंडर्ड्स को रहने दें। ये अच्छा, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए, बाकी तो मेहमान है जिनके पास नहीं गया हूं मैं। हाँ बोलिए लोकेश जी, बात करते हैं तो उत्तराखंड की बोलिए। दीप्ति जी, अभी डीजीपी साहब ने बहुत सही कहा कि पेट्रोल बम बनाना, इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना किसी आम व्यक्ति का काम नहीं होता। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसकी इन बातों में मालूमात होती है। और विक्रम सिंह साहब इससे अग्री करेंगे कि पुलिस के पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि उस सर्कल के अंदर कौन कैसा व्यक्ति किस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता है। और डिटेन करना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस के पास कानूनन प्रावधान है जिसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। हाँ। या फिर किसी प्रकार से जो है किसी भी ऐसी गतिविधियों को होने से रोका जा सकता है। तो मैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे लोकेश जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो ये तस्वीरें देख रहा हूं, मुझे लग ही नहीं रहा कि ये देवभूमि की तस्वीरें हैं। इतनी हिंसा देवभूमि में, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। सैयद जव्वाद जी, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से आरोप कट्टरपंथियों का हाथ हो सकता है इसमें। हिमांशु जी देखिए, पहले तो मैं चाहता हूं कि वहां के लोग, खासतौर से हल्द्वानी के लोग जो है वहां पे शांति बनाए रखे और कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अगर जो कोई भी कानून हाथ में ले रहा है उसके ऊपर संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बहुत बड़ा सरकार का फेलियर है। इंटेलिजेंस आपके पास, लोकल इनपुट का फेलियर है आपके पास, सरकार उसमें निरंतर नाकामयाब रही है। और ये पहली दफा मैंने नहीं देखा, नू हिंसा होती है, सरकार के पास इनपुट होता है, गृह मंत्री अलग बयानबाजी करते हैं, मुख्यमंत्री अलग बयानबाजी करते हैं, उनके बाद मंत्री अलग बयानबाजी करते हैं, डीएम अच्छा बयानबाजी की बात है। जब्बार साहब थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, सुनिए।
हल्द्वानी में बनफूलपुरा इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहां कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पे फायरिंग भी की। जो हमारे डीआईजी कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुंचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां भेजा गया है और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा एमएचए से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल एमएचए द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। अभी फिलहाल स्थिति वहां पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं, उनको वहां स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फिलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। स्थिति जहां तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बयान आपने सुन लिया। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, आपको क्या लगता है किसने लिखी है स्क्रिप्ट? उसके बाद सैयद जवाद फिर आ रहा हूं आपके पास, रुकिए। देखिए हिमांशु, सबसे पहली बात तो ये है कि देवभूमि उत्तराखंड पर इस तरीके का आगजनी देखना ये बहुत ही पीड़ादायक दृश्य है। और आप ये देखो कि ये इसके टाइमिंग्स क्या हैं। जब आपको याद होगा ज्ञानवापी केस का जब डिसीजन आने वाला था, लास्ट ईयर की बात है, तो कानपुर में राइट्स हुए थे और इसी तरीके के दंगे वो आपको देखने को मिले थे। जो अभी लगातार चैनल पे बात हो रही है, जो डीएम नैनीताल है उन्होंने भी बोला कि 30 तारीख को वहां पर कोई पथराव नहीं था, कोई पत्थर नहीं रखे हुए थे, कुछ नहीं रखा हुआ था। लेकिन इस तरीके से संविधान के दायरे से बाहर निकलकर आगजनी करना, देश में एक माहौल ऐसा पैदा कर देना, इस तरीके का आप एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि यूसीसी अभी ही उत्तराखंड ने पास किया है बिल। और देखिए ये वही लोग हैं ना जो संविधान की बात करते हैं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे तो प्रश्न लगाते हैं, लेकिन जब विधानसभा ने जब यूसीसी को पास किया तो इनको प्रॉब्लम है। और अतिक्रमण का जो अवैध कब्जा था उस पर ही तो किया गया ना, कोई वैध प्रॉपर्टी तो नहीं थी। और आप ये जो फुटेज लगातार आप दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत के माध्यम से, आप इसमें देखिए कि जो फीमेल है, जो विमेन है, वो आगे आई है। तो ये तो प्लानिंग तरीके से हुआ है ना, सुनियोजित तरीके से किया गया है। सारी छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा। यहाँ पर देखिए सबके सर पर पट्टी यहाँ पर बंधी हुई है। कट्टरपंथी सोच है क्या जो आरोप लग रहे हैं? देखिए कहीं पर भी कोई भी कानून हाथ में लेता है उसका समर्थन नहीं करा जा सकता और कानूनी दायरे के अंदर रह करके भी सरकारों को कार्रवाई करना चाहिए। और मैं शांति की अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम। लेकिन मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, डीजीपी साहब यहाँ बैठे हैं, पूछिए लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है या नहीं है। सरकारें जिम्मेदारी से अपनी कब तक भागती रहेंगी? ये आज की बात नहीं है। राहुल गांधी साहब ने सदन के अंदर खड़े होकर के कहा कि आप जो है केरोसिन लेकर के चल रहे हैं और माचिस की तीली भी हाथ में दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये आज का नहीं है। जहां जहां लेकिन चिंगारी कौन लगवा रहा है? चिंगारी कौन लगा रहा है? लेकिन ये बताइए चिंगारी कौन लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बीजेपी ने अपने राज्य में चिंगारी लगा दी। बीच में बीजेपी का नाम सुनते ही आपको मिर्चे ना लगा। नहीं, सुना करिए पूरी बात। मैं सुनिए जितना टाइम है उस टाइम में मेरे को सभी को मौका देना है। मुझे बस ये बता दीजिए, मेरे को ये बता दीजिए, ये कौन सिखाता है कि महिलाओं को आगे कर दो, छत पर से पत्थर फेंक दो और इसके साथ ही पेट्रोल बम फेंक दो? ये कौन सिखाता है कि महिलाओं को आगे करके करो? बीजेपी सिखा रही है इनके हिसाब से। इनको लग रहा है ये काम बीजेपी सिखाती है। हिमांशु जी, मैं इस पर सैयद जवाद जी से बात पूछना चाहती हूँ। वहां तो किसी ने नहीं भड़काया। पूछ लीजिए हिमांशु जी। देखिए ना, आप बताइए ना, ये जो फीमेल एक प्लान तरीके से आगे आई है, बच्चे आए हैं, ये किसी ने तो इन्हें इंस्ट्रक्ट किया है ना। कोई तो है जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है। वो मास्टरमाइंड कौन है? जो देश का माहौल खराब करना चाहता है। यूसीसी आया है, एक मैसेज देना चाहते हैं ये लोग, तो इनको तो समझाना चाहिए उन लोगों को। और हमेशा जब भी पथराव की बात होती है या किसी भी मतलब ऐसे राइट्स की बात होती है तो एक धर्म के लोग ही क्यों आगे आते हैं? फिर आप कहेंगे हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे आपने कभी हिंदुओं से सुना क्या? जरा एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं। पूर्व डीजीपी साहब विक्रम सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ विक्रम जी प्लीज। सर हिमांशु जी, हम इस पे राजनीति न करके ये देखें, जो अपराधी हैं, आतताई हैं, चरमपंथी हैं, उनको मिट्टी में मिलाना है।
अब आप अंदर सोचिए मिलाना है या नहीं मिलाना है। हाँ। गजा में, न्यूयॉर्क में, लंदन में तो बीजेपी नहीं है, वहां भी पुलिस के ऊपर आक्रमण और पथरा हुआ। इसका क्या जवाब है? इसको सोचे, इसके पीछे कौन सी ताकतें, शक्ति है और मानसिकता है कि जहां आपको लॉ एनफोर्समेंट दिखाई पड़े, जरा सा आपको अब मतभेद हो तो आप थाने चौकी फूकने पे आमादा हो जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा जी ने जो बात कही है वो काबिल गौर है। महिलाओं को आगे करना, फिर एक बुजुर्गवार का आना और उनके एक इशारे पे महिलाएं आप चली जाती हैं अंदर। ये बिल्कुल मुझे ये लगता है कोई स्क्रिप्ट तो नहीं थी और स्क्रिप्ट नहीं थी। लेकिन सैयद जवाद साहब की बात के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ी अगर हमारी तैयारी और अच्छी अगर होती, थोड़ी और अच्छी अगर होती तो शायद हिंसा इतनी ज्यादा नहीं होती। एडवांस इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इंटेलिजेंस ये बहुत जरूरी है और घर घर की तलाशी देके खैर तब नहीं हुआ तो वो हम अब कर लें। और जिनको भी इन्होंने पुलिस के ऊपर आक्रमण किया, थाने के ऊपर आक्रमण किया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया है, उनको नेस्तनाबूद करके ये बिल्कुल होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, चिन्हित होना चाहिए, तस्वीरों में जो लोग चेहरे कैद हुए उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन लोकेश जिंदल जी, इस बौखलाहट के पीछे क्या एक वजह यूसीसी भी हो सकती है? आपका मानना है? देखिए, इस वक्त ऐसा कोई भी बयान जिससे ये हिंसा में किसी भी प्रकार की बढ़त या किसी भी प्रकार का इफेक्ट हो, उससे बचना चाहिए। अभी तो केवल और केवल शांति की अपील रहेगी, लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी बखूबी पहचाननी होगी। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है। प्रशासन के ऊपर ये बाध्यता है कि वे वहां के सभी नागरिकों की जान, माल और उनके जितना भी उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करे, जिसमें वो विफल हुई है। तो इस पर हम सरकार को जवाबदेही ठहराते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उन सभी नागरिकों की जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। और ऐसी विफलता पर दीप्ति जी क्या कहेंगी आप? विफलता पर क्या कहेंगी? 30 तारीख को देखा तो छत पर कोई तैयारी नहीं और अब तो पूरे असलहे के साथ यहां पर हमला किया गया। सुनियोजित तरीके से छतों से पत्थर, पेट्रोल बम बरसाए गए, गाड़ियों में आग लगा दी गई, छोटे छोटे बच्चे देख रहा हूं सर पे पट्टी बंदी है। ये विफलता है तो कैसे टैकल करेंगी? देखिए हिमांशु जी, मैं इस पर ये कहूंगी कि अभी धामी जी ने बहुत तेजी में और सरकार ने इसको एक्शन लिया है और कहा है, और उन्होंने एक आपातकालीन बैठक भी अपने ऑफिस में अभी बुलाई, आपने भी उसको दिखाया है। और जिस प्रकार से जितनी कड़ी कार्रवाई इन पर हो सकती है, और कल ये हिंसा के बाद जैसे ही हिंसा हुई तो आदेश किए गए कि वहां पर आपको शूट एट साइट के भी ऑर्डर्स पुलिस को मिले थे। और मुझे लगता है कि इस बार ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे शादाब चौहान और मैं कहूंगी जुबैर जैसे और ऐसे जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे यहाँ पर एक गलत भ्रम फैलाने का काम करते हैं, गलत मैसेज देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो मुझे तो ये बताइए ना, देवभूमि में मैंने गया, देखिए मैं देवभूमि में कई बार गया हूं, जब कई बार प्राकृतिक आपदा आई है मैं वहां पर गया हूं, मैंने देखा महिला पुलिसकर्मी वहां पर कैसी विषम परिस्थितियों में काम करती हैं, इतना सौम्य स्वभाव होता है, इतनी शांत होती है, मैंने देखा है, और निडरता के साथ अपना काम करती हैं। उनके साथ इतना बुरा यहां पर बर्ताव किया गया। ये कट्टरता का बीज कैसे जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे आप लोग? देवभूमि वाले ऐसे नहीं है, फिर कैसे ये हुआ? देखिए यही काम धामी जी कर रहे हैं, इसी को उन्होंने इनिशिएटिव, उनका बीड़ा उन्होंने यही उठाया है कि जो भी इस तरीके का माहौल अगर देवभूमि में पैदा करने की कोशिश करेगा, नहीं हो गया ना वो देवभूमि में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो तो जगह बना चुके हैं, जगह बनाई तभी तो ये हुआ। विक्रम जी गलत हो क्या? लेकिन ऐसे लोगों को हिमांशु जी, मेरा एक परामर्श होगा, जैसे पिछली बार में प्रोत्साहन ऐसे लोगों को बहुत परामर्श ले लेते हैं जी विक्रम सर। दीप्ति जी, मेरा आपको एक परामर्श होगा, आपके माध्यम से शासन को, शासन प्रशासन कभी अपने को असहाय, हेल्पलेस नहीं फील करता है। जो सोशल मीडिया पे विश्ववमन कर रहे हैं उनके खिलाफ केस रजिस्टर करके 153A UAPA उनको कराइए नजरबंद, उनकी चल संपत्ति करिए कुर्क, बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। जो आप समझते हैं कि पवित्र देवभूमि को विषाक्त कर रहा है। और मेरा आखिरी परामर्श, जिन लोगों ने बहेड़ी, किच्छा, पंतनगर से लेके लाल कुआं तक और वहां तक दोनों तरफ बसाए हैं नाजायज, उनको उखाड़ के फेंकिए। जिन्होंने और ये देखिए यहाँ पर अगर आप सोचते रहेंगे तो फिर सोचते रह जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कार्रवाई करनी है और सोचना है कि देवभूमि को कौन यहां पर बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का जरूरत है।